मेंस का आंसर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द इनर क्लासरूम। सो आज का टॉपिक आपने सबने देख लिया होगा। आज का टॉपिक है यूपीएससी जेकेएस मेंस आंसर राइटिंग लाइक अ प्रो। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम कवर करेंगे कि हमें एक बेस्ट हमारा आंसर कैसा होता है, बेस्ट आंसर कैसा होगा। एक स्ट्रक्चर्ड पीपीटी मैंने आपके लिए बनाई है। हर मेंस का जो है, जो भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको मेंस में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसका स्ट्रक्चर आज हम डिस्कस करेंगे। ये जर्नल फॉर्मूला है, सभी क्वेश्चंस को आपने ऐसे ही करना है और इससे आप एक अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हो। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बड़ा ध्यान से सुनना। मैं सम अप करूँगा काफ़ी जल्दी, ताकि आपको फ्यू पॉइंट्स मैं ऐसी बता दूँ, फ्यू ट्रिक्स ऐसी बता दूँ जो कि आपको फॉलो करनी है और आप एक बेहतरीन, एक अच्छा सा मेंस का आंसर लिख पाओगे। सो इसी के साथ हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं। सो गाइस, लेट मी शो यू हाउ टू राइट यूपीएससी oblique JKAS मेंस आंसर। ओके, राइट अवे मतलब कि सीधा, आपने कुछ अपने दिमाग में नहीं रखना है। जैसे मैं आपको बताऊंगा यही फॉर्मूला, यही सीक्वेंस आपको फॉलो करना है। आपको 5 शीट्स में मैं आपको पूरा बता दूंगा कि आपको एक मॉडल आंसर कैसे लिखना है। इसके कुछ 5 टॉपिक आपको याद कर लेने हैं। द नंबर 1 इज इंट्रो, second is causes, the third one is impacts, fourth one is way forward, and the fifth one जो कि लास्ट है वो है conclusion। सभी आपको ये चीज़ बताते होंगे, लेकिन मैं आपको अगली जो मेरी 5 स्लाइड्स होंगी उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हर एक चीज़ में आपको क्या चीज़ कवर करनी है, किन किन डायमेंशंस में आपको सोचना है और वही डायमेंशंस को आपको पकड़ना है और उसी के अराउंड आपको अपना मेंस का आंसर लिखना है। आप इसकी प्रैक्टिस करो डेली, आप 2 से 3 क्वेश्चन करो। जो मेरे लेक्चर्स होते हैं वो भी क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में आते हैं, उनसे आप हेल्प ले सकते हो। ओके, सो ये आपको इस हिसाब से आपको चलना है। देखो, इट इज़ नॉट अबाउट प्रेजेंटिंग वट यू नो। जो आपको आता है आप उसको प्रेजेंट किस वे में करते हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप उसको कितना अच्छा, कितना जल्दी, कितना एक आप उसको अच्छा लिखते हो, मतलब ब्यूटीफुल होना चाहिए, ओके, क्यूकली होना चाहिए, और सबसे मेन चीज़ है कि स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। ओके, तो जैसे कि हमें सिर्फ 10 से 12 मिनट मिलते हैं किसी भी मेंस के क्वेश्चंस के लिए। इस 10 से 12 मिनट में आप पूरी बुक तो लिख नहीं पाओगे। सो आपको अपना आंसर किस वे में स्ट्रक्चर करना है, आज वही हम सीखेंगे। मोस्ट जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो हर चीज़ लिख जाते हैं, दे राइट एवरीथिंग, वहाँ वो गलती करते हैं और दे फॉरगेट वर्ड लिमिट। वो वर्ड लिमिट ही भूल जाते हैं कि हमें कुछ वर्ड लिमिट भी दी है, और जब तक उनकी शीट खत्म हो जाती है, जो एक्चुअल एग्जामिनर ने आपको पूछा होता है, वो उसके लिए आपको लिखने का टाइम ही नहीं होता। और दे राइट पैराग्राफ, पैराग्राफ्स में लिखते हैं। ओके, जो कि आंसर राइटिंग में ये भी चीज़ गलत है। ओके, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं होता। और दे डोंट थिंक लाइक एन ऑफिसर। आपको जब भी एक सवाल लिखना है तो आपने आपको सोचना है कि मैं वो ऑफिसर हूँ, जिस एग्जाम के लिए मैं बैठ रहा हूँ मैं वही ऑफिसर हूँ, और अगर मैं वहाँ बैठा होता, मुझे ऐसा सवाल पूछा जाता तो मैं कैसा लिखता। ओके, तो आपका आंसर कुछ ऐसा दिखना चाहिए कि वो क्रिस्प हो, स्ट्रक्चर्ड हो और लॉजिकल हो। 3-4 चीज़ें जो मैंने अब यहाँ पे कवर की हैं। जल्दी होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए। ओके, कोई भी एग्जामिनर होता है वो 3 सेकंड में उसको पता चल जाता है कि क्या आप आंसर, जो आपका आंसर है वो क्या, जो उसने पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या उसके फ्लो में है कि नहीं है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। हम शुरू करते हैं। इसके साथ ये कि आपका जीएस पेपर 2 हो, जीएस पेपर 3 हो, मोर ओवर जीएस पेपर 1 हो, 4 हो, या आपके ऑप्शनल हो, जो आपका स्ट्रक्चर होना चाहिए हर एक क्वेश्चन का, वो आपने यही फॉलो करनी है। 5 चीज़ें जो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। ओके, सो पहले हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट स्लाइड। सबसे पहले हम करेंगे कवर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपने क्या चीज़ डिफाइन करनी है, आपको डिफाइन करना है व्हाट, वेयर और व्हेन। अच्छा, एक चीज़ और, इस पूरे जब मैं आपको ये बता दूंगा, इसके बाद मैं एक मॉडल आंसर भी शेयर करूंगा जिसमें आपको समझ आ जाएगी कि हमें कैसे लिखना है। ओके, सो जब भी आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, जब भी आपको इंट्रोडक्शन लिखनी है, सो उसमें आपको क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले वो आपको करना है कवर व्हाट, वेयर और व्हेन, और अगर कोई हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है तो वही ऐड करना है। ये आपका 1 से 2 लाइन का होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपने नहीं लिखना है। उसके बाद जो भी आपको सवाल पूछ रहे हैं उसमें कोई फैक्ट, कोई डाटा, कोई मिनिस्ट्री की कोई रिपोर्ट, इनको आपने कवर करना है। ओके, आपने उसको बताना है
आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि मैं क्या लिख रहा हूँ मुझे पता है, आपने क्या जो पूछा है वो मैं जो लिख रहा हूँ वो मुझे पता है। और यूज अ केस स्टडी, अगर उसमें कोई केस स्टडी है तो 2 to 3 लाइन्स में उसका सम अप दे दो। रीजन न स्पेसिफिक अगर कोई है तो उसका फटाफट से आंसर दे दो। मेंशन करंट अफेयर्स लिंक, ठीक है, इस पे आपकी 1 लाइन हो जाएगी, 2 से 3 लाइन इस पे हो जाएंगी, 1 लाइन इस पे होगी जो आपका करंट अफेयर लिंक होगा। और उसके बाद आपका गोल क्लियर एंड कंसाइज 20 to 30 वर्ड्स इंट्रो, मतलब कि आपकी जो इंट्रो है वो 20 से 30 वर्ड्स की होनी चाहिए, मतलब कि 4 से 5 लाइन्स में आपकी इंट्रो खत्म होनी चाहिए। और इंट्रो में आप क्या क्या ऐड करोगे, आप ऐड करोगे व्हाट, आप ऐड करोगे डाटा, आप ऐड करोगे कोई करंट अफेयर्स का लिंक, करंट अफेयर्स वाला कोई लिंक आप ऐड करोगे, और उसका गोल कि वो जो उसने पूछा है सवाल उसका गोल क्या है। सो दैट वे आपका जो इंट्रोडक्शन पार्ट होता है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो आती है कॉजेज के ऊपर, कि कॉजेज कोई भी सवाल होगा उसमें 2 टाइप के कॉजेज रहेंगे, एक मैन मेड कॉजेज, एक नेचुरल कॉजेज। तो आपने देखो जो मैं आपको आंसर राइटिंग बता रहा हूँ ये बेसिकली है कि आपने सोचना कैसे है। जब आप पेपर में बैठे होंगे ना, आपको सीधा क्वेश्चन होगा ना, आपको समझ नहीं आएगी कि मैं इसमें क्या करूं, कहां से सोचूं, क्या करूं। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं, इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे आपने सोचना है। मतलब कि जैसे ही आपने सोचना है इंट्रो, तो आपने सोचना है व्हाट, वेयर, व्हेन, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, डाटा, करंट अफेयर्स लिंक। तो इस लेवल में जब आप सोचोगे ना तो आपको एक एक लाइन याद आती जाएगी, वही आप लिखते रहोगे, वही आपका इंट्रोडक्शन सम अप कर देगा। सेकंड है कॉजेज। कॉजेज में आपने अपने कॉजेज को सिंपली डिवाइड कर देना है मैन मेड कॉजेज में और नेचुरल कॉजेज में। अब आपने सोचना कैसे है, आपने सिंपल सोचना है मैन मेड कौन से हैं और नेचुरल। मैन मेड में आ गए इकोनॉमिक कॉजेज, मतलब आपने सोचना है सवाल में कि इकोनॉमिक कॉजेज कोई है इसका, नहीं है तो छोड़ दो। नेक्स्ट आपने सोचना है पॉलिटिकल कॉजेज, पॉलिटिकल कॉजेज हाँ है तो लिखो। नेक्स्ट आपने सोचना है कोई सोशल कॉज है, बोला हाँ है तो लिखो। अब सोशल में क्या आ जाएगा, अब सोशल के अंदर भी आपको सोचना है कल्चर, ये आपने सोचना है, जैसे जैसे आप सोच जाओगे आपको चीजें आती जाएंगी। कल्चर, रिलीजन और कास्ट, क्रीड, ये जो आप सोच लो बस इतना। मतलब आप सोचोगे यार सोशल में हाँ इसका है कॉज, सोशल कॉजेज है, तो फिर आप सोचोगे कल्चर में है कुछ कॉज, हाँ है लिखो। अच्छा रिलीजन वाला कॉज है, हाँ है लिखो। अच्छा कास्ट वाला कॉज है, हाँ है लिखो। सो दैट वे आपको एक दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन गया कि यार जब भी कॉजेज आएंगे मैंने ऐसे सोचना है। यूज दिस एग्जैक्ट जो है जो मैंने स्प्लिट किया है इन योर एवरी एनालिटिकल क्वेश्चन, इट इमीडिएटली शोज एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग। देखो जब भी एनालिटिकल जब आपकी होगी थिंकिंग, एनालिटिकल जब आप कोई भी सवाल आएगा, जब आप उस पर लिखोगे ना इस टाइप का सोच के, तो जो एग्जामिनर है उसको सीधा समझ आएगा कि आपकी थिंकिंग ऐसे लगेगा जैसे कोई ऑफिसर सोच रहा है। सेकंड कॉजेज आते हैं नेचुरल कॉजेज। अब इसमें ना सोचो कि कोई फिजियोलॉजिकल तो नहीं है, कोई सस्टेनेबल तो नहीं है कॉज, सस्टेनेबल कोई एनवायरनमेंट को लेके कॉज तो नहीं है, कोई साइंटिफिक कॉज अगर है तो लिखो, इसमें भी है तो लिखो। और नेचुरल कॉजेज में आप स्कीमेटिक, इन पूरे जो आप कॉजेज लिख रहे हो, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल सी चीज़ कि आप कैसे यूज़ करोगे ना सीमेटिक। जैसे कि कोई भी सवाल आता है, आप यहाँ लिखो कॉजेज, इसको ऐसे बनाओ सर्कल, यहाँ पे लिखो मैन मेड, ओके, यहाँ पे लिखो नेचुरल, अगर है, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दो, आप सिंपल लिखो इकोनॉमिक कॉज, उसको डिफाइन कर दो। यहाँ लिखो पॉलिटिकल कॉज, उसको डिफाइन कर दो। यहाँ लिखो सोशल कॉज, उसको डिफाइन कर दो। यहाँ लिखो स्ट्रेटेजिक कॉज, उसको कर दो डिफाइन। यहाँ लिखो नेबरहुड कॉज, अगर कुछ ऐसा है तो यहाँ पे लिखते जाओ। तो दैट वे आपको लिखना है, पैराग्राफ्स में नहीं जाना है, क्योंकि एग्जामिनर को आपका पैराग्राफ नहीं चाहिए, उसको बस ये चाहिए कि आपको पता है जो आप चीज़ लिख रहे हो, ठीक है। ओके, सो ये था कॉजेज का। मैं आपको बड़े ही सिंपल वे में समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा मुझे लगता नहीं होगा, 10 मिनट का ही होगा, तो इसमें आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा। ये 10 मिनट का लेक्चर अगर आप समझ लोगे तो आपके कितने घंटे बच जाएंगे, आपको खुद नहीं समझ, आपको खुद आ जाएगी समझ। और आप हर एक आपकी मेंस आंसर राइटिंग हर दिन कैसे इंप्रूव होगी उसको भी आप देख सकते हो। देखो उसके बाद नेक्स्ट है इम्पैक्ट्स। कोई भी सवाल आएगा, कॉजेज हो गए, इंट्रो हो गया, कॉजेज हो गया और इम्पैक्ट्स। अब इम्पैक्ट्स कैसे कैसे हो सकते हैं, ओके। सो योर इम्पैक्ट ग्लोबली, उस पर कैसा इम्पैक्ट होगा, नेशनल कैसा इम्पैक्ट होगा, लोकल कैसा इम्पैक्ट होगा, इंडिविजुअल कैसा इम्पैक्ट होगा। देखो नेशनल में आप सिंपल आ सकते हो कि अर्बन में कैसा उसका होगा और रूरल में कैसा होगा। ग्लोबल में जब आप आते हो तो इन रिलेशन टू, आपको जब भी लिखना है कुछ भी आपने इम्पैक्ट देना, इन रिलेशन टू यूएस क्या हो सकता है, यूएन बॉडीज जो है हमारी उनके रिलेशन में क्या क्या इम्पैक्ट हो सकता है, और नेबरहुड। यही आपको चीज़ें कवर करनी है। नेबरहुड ये आपका आ गया ग्लोबली। नेशनल में आ गया अर्बन डिवाइड में क्या इसका इम्पैक्ट है और रूरल डिवाइड में इसका इम्पैक्ट क्या है। लोकल आ गया ग्रास रूट लेवल पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। कोई भी सवाल होगा आपने इस लेवल पे सोचना है। इंडिविजुअल में आप ले सकते हो कि जैसे वुमेन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, चिल्ड्रन के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, एससीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट है और एसटीज के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, तो ये भी आप ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक कैसा इसका इम्पैक्ट रहने वाला है, सोशल कैसे रहने वाला है, पॉलिटिकल कैसा रहने वाला है और साइकोलॉजिकली ये इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। सो ये डायमेंशन पे आपको सोचना है, सिंपल डायमेंशन है।
जब भी इम्पैक्ट्स लिखने सबसे पहले आपने लगाना दिमाग ग्लोबल, फिर नेशनल, फिर लोकल, फिर इंडिविजुअल। ओके, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे ना वो आप हर एंगल से कवर कर पाओगे। होता क्या है जनरली, जब भी आप मेंस आंसर लिखते हो और इम्पैक्ट्स की बात आती है तो मे बी आप एक ही डायमेंशन को पकड़ो, मे बी आप एक ही डायमेंशन पकड़ो एंड दैट इज ग्लोबल, बाकियों पे आप लिखो ही नहीं। या आप सिर्फ नेशनल पकड़ लो, उस पर लिखते रहो, बाकी डायमेंशन नहीं देखो। या फिर आप सिर्फ रूरल के अकॉर्डिंग ही लिखते रहो, या फिर अर्बन के अकॉर्डिंग ही लिख दो सारा। तो ये आपका टाइम सेव नहीं करेगा, उसका जो आपने लिखा होगा वो टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको एग्जाम में कम कम नंबर देगा। तो अगर आप इस वे में सोचोगे तो एक तो आपका टाइम सेव होगा, टाइम आपका सेव हो जाएगा, टाइम सेव होगा आपका, और दूसरा आपको एक क्लैरिटी मिलेगी लिखने में। अब हम चलते हैं, इम्पैक्ट्स हो गए, हमने कोई भी सवाल आएगा आपने इम्पैक्ट्स का हो गया, उसका आएगा वे फॉरवर्ड। अब आपने देखो, अब आपने इंट्रोडक्शन कर ली, उसके बाद आपने किया कॉजेस और उसके बाद किया इम्पैक्ट्स। अब जो जो आपके कॉजेस थे ना, आप उनको टैकल कैसे करते हो, यही आपका बन जाएगा वे फॉरवर्ड, यही आपका बन जाएगा वे फॉरवर्ड। सॉल्यूशंस मस्ट बी लिंक्ड टू कॉजेस, सिंपल सी बात है, जो कॉजेस होगा उसको टैकल करने का जो भी होगा सोल्यूशन वही आपका होगा वे फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, प्रोवाइड मल्टी लेवल, नेशनल, स्टेट, लोकल और कम्युनिटी लेवल, हम उसको कैसे उसको उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। ठीक है, ये आप चीज़ें यूज़ कर सकते हो कि यूज़ एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स लाइक GIS, डिजिटाइजेशन, कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक है, ये आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हो। एंश्योर प्रैक्टिकलिटी एंड गवर्नेंस रेलेवेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपका वे फॉरवर्ड हो, जो भी आपका वे फॉरवर्ड हो वो प्रैक्टिकल होना चाहिए। ऐसे नहीं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो वैसा नहीं करना है। ठीक है, गुड गवर्नेंस का आपने माइंड में रखना है। गुड गवर्नेंस ये पूरा का पूरा एक टॉपिक है, ये पूरा का पूरा एक मतलब आप इसको मान सकते हो कि ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। तो इसकी जो भी चीज़ें होंगी वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी वे फॉरवर्ड में आने के लिए। ठीक है, सो दैट वे होना चाहिए, और जो आपके सोल्यूशंस हैं वो वर्केबल होने चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया, प्रैक्टिकल होने चाहिए, एथिकल होने चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं कि आप कुछ गलत करो, और एक्शनेबल होने चाहिए, मतलब ऐसे कि जिसपे एक्शन लिया जा सके। जैसे कि हम मॉनिटरिंग करेंगे, है ना, वे फॉरवर्ड में आप बोल सकते हो मॉनिटरिंग ऐड करेंगे, या डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, या टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जब आप इनको यूज़ करते हो तो वहाँ पे आ जाता है कि आपको कैसे क्या करना है। और सबसे लास्ट में टॉपिक आता है हमारा कंक्लूजन। कोई भी चीज़ है उसको आपने कंक्लूड ज़रूर करना है। कंक्लूड कैसे करना है, ये 3 वर्ड आपने याद कर लेने हैं, मैंने भी याद किए थे, आपने भी याद करने हैं कि ह्यूमनिस्टिक, कुछ भी हम करेंगे उसमें ह्यूमनिस्टिक एंगल होगा, उसमें इंक्लूसिव एंगल होगा। ठीक है, उसमें वो सस्टेनेबल होगा, सस्टेनेबल होगा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ होंगी। देखो ये आपको याद कर लेनी चाहिए, ये आपके वर्ड्स हर जगह यूज़ होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ होंगी, और एक कंस्ट्रक्टिव ऑप्टिमिज्म आपने पेश करना है। इससे क्या होता है, एक जो एग्जामिनर है उसको पता है कि इसको सारी कॉजेज़ पर इसने बड़े अच्छे से लिखी हैं, इसको पता है कि इसके इश्यूज़ क्या हैं, और इसने ही बड़े ही एक पॉजिटिव नोट पे अपने आंसर को कंक्लूड किया है। ओके, सो ये था पूरा का पूरा आपको हाउ टू राइट योर मेंस आंसर, कि आपको मेंस का आंसर कैसे लिखना है। अब इस सब चीज़ को मैंने सम अप कर दिया है अगली 2 स्लाइड्स में, दोनों मैंने बनाई हैं, जो आपको ठीक लगे उसको आप अपने कॉपी पेस्ट कर लो, फोटो खींच लो, पॉज करके रख लो, जैसा भी है उसमें रख लो। तो ये देखो, सबसे पहले हमने बात की इंट्रो की, ये आ गया इंट्रो, फिर हमने बात की कॉजेज़ की, ये आ गए आपके कॉजेज़, फिर हमने बात की इम्पैक्ट्स की, ये आ गए आपके इम्पैक्ट, फिर हमने उसके बाद बात की हाउ टू टैकल दीज थिंग्स, और फिर हमने बात की कंक्लूजन की कि हाउ टू कंक्लूड। ये भी है, ठीक है, इनको भी आप अपने पास रख सकते हो। और नेक्स्ट आ गया ये, इस वाले पेज को कर लो। ठीक है, ये हमारी इंट्रो वाला पार्ट, मेनली आपका जो आंसर है उसका ये होना चाहिए स्ट्रक्चर। मैं आपको दिखाता हूँ कैसा, ये स्ट्रक्चर चाहिए आपके, ये स्ट्रक्चर इंट्रो, ये फैक्ट बेस्ड डिफाइन होना चाहिए, कॉजेज डायमेंशंस को एनालाइज करना है। देखो ये बड़ा मैंने क्रक्स में लिखा है, ये फैक्ट, इसमें डायमेंशंस, अगर आप ये भी वर्ड याद रखोगे ना आपको पूरा याद आ जाएगा। इम्पैक्ट्स, स्पेसिफिक, देखो ये वर्ड्स पे जाओ मेरे। देखो जब आपने इंट्रो की बात करें तो आपने सिर्फ फैक्ट्स के बारे में सोचना है, जब आपने कॉजेज के बारे में बात करें तो आपने डायमेंशंस के बारे में सोचना है, जब आपने इम्पैक्ट्स के बारे में बात करें तो आपने बड़ा स्पेसिफिक सोचना है चीज़ों को लेकर, और जब सोल्यूशंस होगा तो आपने प्रैक्टिकलिटी सोचनी है, प्रैक्टिकल कि आप कितने प्रैक्टिकल हो, और देन कंक्लूजन, तो ये आपने एथिकली सोचना है, एथिकल। बस ये 5 चीज़ें आप याद कर लो,
माई फ्रेंड देयर एस्पिरेंट्स। आप खुद देखोगे इन 5 लेवल्स को देखने पे आप खुद सोचोगे, आपको खुद लगेगा कि डेली बेसिस पे मेरे मेंस की जो आंसर राइटिंग है, मेंस आंसर राइटिंग, वो कितनी इम्प्रूव हुई है। ओके, सो नेक्स्ट हम अभी चलेंगे एक मॉडल आंसर के ऊपर कि एक मॉडल आंसर कैसे लिखते हैं। सो अभी हम एक मॉडल क्वेश्चन देख रहे हैं, उसको हमें कैसे लिखना है वो मैं आपको बताऊंगा। मैं थोड़ा सा ब्रीफली चलूंगा, आपको एक मोटा सा आइडिया हो जाएगा। क्वेश्चन है, अर्बन फ्लड्स हैव बिकम इंक्रीजिंगली फ्रीक्वेंट इन इंडियन सिटीज, डिस्कस द कॉजेज एंड इम्पैक्ट्स ऑफ अर्बन फ्लडिंग एंड सजेस्ट वे फॉरवर्ड। तो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। अब हम इसको पहले इंट्रोडक्शन पार्ट में चलते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, हम सिंपल सा लिखेंगे कि अर्बन फ्लडिंग रेफर्स टू एक्सेसिव वाटर लॉगिंग। हमें सिंपल सा पता है कि ये क्यों होता है, इसको क्या बोलते हैं, इन सिटीज ड्यू टू रेनफॉल, ड्रेनेज फेलियर एंड लैंड यूज चेंज। हमने सारा सम अप कर दिया। इसको रेफर किसको करते हैं, ये एक्सेसिव वाटर लॉगिंग हो जाती है, वही है फ्लड। और अकॉर्डिंग टू CSC 2023 रिपोर्ट, इंडिया हैज सीन 250% राइज इन अर्बन फ्लड्स। दैट्स इट इन लास्ट 10 years। खत्म जी, हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म। नेक्स्ट आ गया कॉजेज। सो कॉजेज मैंने आपको बताया था, सर्कल इट। अब इसमें कॉजेज हमारे मैन मेड, ठीक। इसमें आ गया पहला इकोनॉमिक में हमारी आ गई अनप्लैंड कंस्ट्रक्शन, कमर्शियल एनक्रोचमेंट ऑफ ड्रेन्स। सेकंड आ गया पॉलिटिकल, इसमें हमारा आ गया वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्बन प्लानिंग नॉर्म्स, सिंपल। ओके, पोर कोऑर्डिनेशन अमंग डिपार्टमेंट्स। और एक हमारा आ गया सोशल में आ गया हाई पॉपुलेशन डेंसिटी, इनफॉर्मल सेटलमेंट्स, ठीक है। और ऑब्स्ट्रक्शन टू नेचुरल ड्रेनेज, जो हमारा नेचुरल ड्रेनेज है उसको ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं। और फिर आगे हमारे नेचुरल कॉजेज। नेचुरल में हमारा पहला आ गया एनवायरनमेंट। इसमें आ गया हमारा सिंपल सा क्लाइमेट चेंज और रिवर ओवरफ्लो। नेक्स्ट आ गया हमारा जिसको हम बोलते हैं मॉरल और साइकोलॉजिकल। ये आ गया हमारा पब्लिक न्यूसेंस टू वेस्ट डिस्पोजल। इनका कैसा है, लीडिंग टू क्लॉग्ड ड्रेन्स। तो हमने जैसे मैंने लिखा, हमने ऐसे ही लिखना है कॉजेज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इम्पैक्ट्स, जो हमारा तीसरी स्लाइड थी। नेक्स्ट इम्पैक्ट्स क्या पढ़ेंगे इसके। इम्पैक्ट्स में सबसे पहले आ गया ग्लोबल इंडियाज क्लाइमेट रेजिलियंस इंडेक्स। जो भी लेटेस्ट होगा वो डाल दो, जो भी लेटेस्ट है वो यहाँ डाल दो, जो भी है उसका स्टेटस। नेक्स्ट इम्पैक्ट्स में आ गया ग्लोबल, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। सेकंड आ गया नेशनल में आप लिख सकते हो कि मतलब एक हमारा इकोनॉमिक लॉस होता है, इकोनॉमिक लॉस टू द कंट्री इज मोर देन 15,000 crores। ग्लोबल मैंने आपको बताया था इंडियाज क्लाइमेट रेजिलियंस इंडेक्स। फिर उसके बाद आ गया नेशनल, फिर मैंने से बात की थी लोकल। देखो नेशनल में आप आगे भी जा सकते हो, अर्बन और रूरल में इसका इम्पैक्ट। यहाँ पे क्या होता है, फ्रीक्वेंट रोड कंस्ट्रक्शन, पब्लिक रिपेयर यहाँ पे होती रहती है। और रूरल में इसका होता है इकोनॉमिक लॉस ड्यू टू वॉश्ड अवे रोड्स।
लोकल में आप आ जाओ, ट्रैफिक डिसरप्शन, पावर आउटेजेस और डैमेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो मैंने आपको बताया पहले इंफ्रा। ठीक है, उसके बाद आए थे हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या होते हैं, इंडिविजुअल्स को क्या क्या इम्पैक्ट्स आते हैं उसके। सबसे पहले आता है हेल्थ हैज़ार्ड्स। ठीक है, क्योंकि क्लॉग्ड वाटर होता है, क्लॉग्ड वाटर राइज टू डिजीजेस। ठीक है, नेक्स्ट एक स्ट्रेस रहता है साइकोलॉजिकल। ठीक है, और जो हमारा मार्केट डिसरप्शन हो जाती है वो भी उसको कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करती है। तो उसके बाद जो उसका कैटल्स जो उसकी होंगी, कैटल्स लीड्स टू ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर डिजीजेस। कैटल्स मर गई होंगी तो वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाती है। नेक्स्ट स्लाइड जो है हमारी, दैट इज वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड क्या होगा, सबसे पहले GIS प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, प्रॉपर प्लानिंग। जो इसके वे फॉरवर्ड। ठीक है, इसमें मेन है, देखो जो इसके कॉजेज थे उनके सॉल्यूशंस जो हैं वही हैं वे फॉरवर्ड। आज पता नहीं क्या हो रहा है पेन को। ठीक है, सबसे इसमें पहले आ जाता है GIS प्लानिंग। ये हमारी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, है ना। पहला हमने पढ़ा था इकोनॉमिक कॉज। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था, आज पता नहीं क्या हो रहा है इसको, इसमें हमने पढ़ा था इकोनॉमिक कॉज। उसमें हमने बोला था कि अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन होती है। तो पहला वही मैंने बोला कि GIS प्लानिंग होनी चाहिए, GIS प्लानिंग होनी चाहिए। आज पता नहीं पेन को क्या हो रहा है, क्यों नहीं चल रहा। नेक्स्ट मैंने बोला था वीक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अर्बन प्लानिंग नॉर्म्स। तो नॉर्म्स को फॉलो करना है। ठीक है, और इसमें कोऑर्डिनेशन होना चाहिए अमंग एजेंसीज। फिर मैंने बोला था सोशल, मतलब हाई डेंस पॉपुलेशन। तो इसमें हमें माइग्रेशन जो है उसको रोकना चाहिए, जो हमारी जितनी भी माइग्रेशन हो रही है। नेचुरल कॉजेज में मैंने बोला था कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ जाना चाहिए और वो करने चाहिए, जिसमें हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करके हम प्रॉस्पेरिटी करें। एंड लास्ट इज देयर बिहेवियरल चेंज, लोगों में लाने चाहिए ताकि वो अपना जो हमारा गार्बेज है उसका प्रॉपर डिस्पोजल कर सके। सो दिस इज द वे फॉरवर्ड। कंक्लूजन हम ऐसा लिख सकते हैं, अ ह्यूमनिस्टिक, इंक्लूसिव एंड sustainable approach rooted in cooperative governance can build climate resilient Indian cities and reduce future urban floods. So this is a model answer. लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, सो आई होप यू लाइक दिस लेक्चर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबको सुनना भी चाहिए और सबको पता होना चाहिए कि हमें एक मेंस का आंसर लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है। सो विद दिस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक माई वर्क। थैंक यू सो मच।